हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी में एक लास्ट सेल ऑर्गेनेली बचा है कोशिका विज्ञान में, दैट इज माइक्रोबॉडीज, है ना, दैट इज माइक्रोबॉडीज। लास्ट क्लास याद है हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्गी बॉडीज, उसके बाद प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, देन हमने लाइसोसोम पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, वैक्यूल पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया था, है ना। मैम आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। संजय कुमार आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? रणधीर कह रहे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैम आपके मैं क्लास बैक टू अच्छा पिछले 2 साल से देख रहे हैं। ओके रणधीर बहुत बढ़िया। चला लास्ट टॉपिक डिफरेंस था एसी और पीसी का। यूनिक उत्तम मैं नहीं समझ पाई बच्चा, एसी पीसी का क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, आकाश कह रहे हैं सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित के गुणसूत्र मध्य रेखा पे होते हैं। आ जाएगा आकाश, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आएगा मध्य रेखा में कौन सी स्टेज में होता है, ये सारा समझ में आएगा, डोंट वरी। हाँ बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत अच्छा है बच्चा, पढ़ते रहिए। एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ा चुकी हूँ, SMR कुमावत। चलो आ जाएगा आकाश। सेल डिवीजन पढ़ाया कहाँ है अभी आपको? अभी पढ़ाया कहाँ है बच्चा? अच्छा हाँ, बिहार फायरमैन के एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चा, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। झारखंड एसआई के लिए मैम काफी है ना। हाँ एसआई हो, फायरमैन हो, आईसीआर का एग्जाम हो, नर्सिंग का एग्जाम हो, जो टीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं उनका बच्चा 80% सिलेबस यहाँ कंप्लीट होगा, बिकॉज उसमें बायोटेक और जो आपका एनवायरमेंट निकोलॉजी वाला पार्ट होता है वो भी आता है, तो वो आप सेपरेट पढ़ लो। बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे जनरल साइंस तो सेम है ना। चलो आइए आप। आकाश क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन लगाए थे तो बना नहीं था। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं बना था, ये आज बन जाएगा, डोंट वरी, आज या कल में आ जाएगा सेल डिवीजन की स्टेज, आपको सब समझ में आएगा। चलो माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं बच्चा? नाम से क्लियर है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटी, जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। अरे मैम सेल कौन सा देख सकते हैं? मैं मानती हूं सेल भी नहीं देख सकते, लेकिन सेल के सेल से भी छोटी जो बॉडीज होती हैं, बॉडी का मतलब काय, मतलब या तो काय या इसे हिंदी में सूक्ष्म काय या सूक्ष्म नलिका कहते हैं। हमारी सेल के अंदर बहुत छोटी छोटी बॉडीज प्रेजेंट होती है, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म नलिका या सूक्ष्म काय या माइक्रो बॉडीज कहते हैं। कहाँ होती है? सेल के अंदर होती हैं, इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर होती हैं। अब ये माइक्रो बॉडीज क्या करती हैं, क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप की होती है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। माइक्रोबॉडीज का मतलब क्या हो गया? माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, बॉडीज का मतलब स्ट्रक्चर या बॉडी। तो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहला ये कहां से आती है बच्चा? लिखिएगा, एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय breakdown of Golgi bodies and endoplasmic reticulum। क्या समझ में आया? जब हमारी सेल के अंदर गोल्जी काय है, आपको लास्ट क्लास में फोटो दिखाया था, गोल्जी काय या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका कोई किनारा टूट के गिर गया। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, तो इसका मान लो इतना सा किनारा है, ये टूट के गिर गया। तो जब ये नीचे टूट के गिरेगा तो इस तरीके का आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरीके को आपको एक छोटी सी बॉडी प्रेजेंट होगी आपकी सेल के अंदर। तो उसी को क्या कहेंगे? माइक्रोबॉडीज या माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। गोल्जी काय और ईआर के टूटने से बनती हैं ये स्ट्रक्चर। टूटने से हमारी सेल के अंदर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं को कहते हैं माइक्रोबॉडीज। कहां होती है सेल के अंदर? इनका लोकेशन क्या होता है? तो ये होती है साइटोप्लाज्म में। हमारी कोशिकाओं के किस में होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती हैं, कोशिका द्रव्य में होती हैं। जो सेल के अंदर जेली जैसा, टॉफी जैसा एक गाढ़ा लिक्विड रहता है, उसी लिक्विड के अंदर ये टूट के गिर जाती है ना। कहां पे होती है? हमारी सेल के अंदर, ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मिलती हैं ये।
जब बात करते हैं नेक्स्ट, जो ये माइक्रोबॉडीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। इट इज प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हो गया किसी बैक्टीरिया की सेल में आपको ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेंगी। बैक्टीरिया के बॉडी में ये एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, बैक्टीरिया की सेल्स में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि बैक्टीरिया में कौन सा टाइप की सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो मैं क्या बताना चाह रही हूं, मैंने कहा हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में जब कोई गोल्जी काय का किनारा या कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई हिस्सा टूट के गिर गया तो कुछ इस तरीके से ट्यूब्यूल, ऐसे ट्यूब की जैसी, या फिर कुछ इस तरीके से ऐसे बॉडी प्रेजेंट होती हैं। इन्हें कहा जाता है माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय या सूक्ष्म नलिका। प्लांट में भी होंगी, एनिमल में भी होंगी। काम क्या होता है सुनो, इनका जो मेजर काम होता है ये हमारे सेल का जो इंटरनल साइटोस्केलेटन होता है उसे बनाने का काम करती हैं। ये हमारे सेल का साइटोस्केलेटन बनाती हैं। साइटो का मतलब होता है कोशिका और स्केलेटन का मतलब, अरे क्या है बदतमीज, बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, गो आउट, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। आपको पता नहीं मेरी क्लास चल रही है? इसको पकड़ो एक बार। ये क्या काम करती हैं वो सुनो बच्चा। साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। जैसे बच्चा देखो, हमारे शरीर का ढांचा है, हमारे शरीर का ढांचा, हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कौन बना रहा है? हमारी हड्डी, हमारी मांसपेशियां ये बना रही हैं। ठीक वैसे ही हमारी सेल का भी तो एक ढांचा है, तो उस ढांचे को बनाने वाली कौन होती है? ये माइक्रोबॉडीज होती हैं। ठीक है, ये माइक्रोबॉडीज इन्हें साइटोस्केलेटन बनाने का काम करती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेल का कौन सा ऑर्गेनली है या कौन सा कोशिकांग है जो कि बच्चा हमारे सेल को ढांचा या सेल का साइटोस्केलेटन बना के रखता है, तो वो कौन होती है? वो यही माइक्रोबॉडीज होती हैं। जैसे हमारा ढांचा, शरीर का ढांचा है वो हड्डियों मांसपेशियों से बना हुआ है, ऐसे हमारी सेल का जो ढांचा है वो साइटोस्केलेटन की वजह से है, और इसका जो साइटोस्केलेटन है वो माइक्रोबॉडीज की वजह से बना हुआ है। तो बच्चा ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती हैं और सेल का ढांचा, सेल का एक फ्रेमवर्क होता है, उसे बनाने का काम करती है। साइज बहुत छोटा होता है बच्चा, माइक्रोमीटर 0.32। अगर इनका साइज लिखना है तो लिख लीजिए, हालांकि साइज वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं। 0.32, 0.3 से लेकर जो 1.3 माइक्रोमीटर के डिसऑर्डर की होती है, बहुत छोटी होती है। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके टाइप से। इनके टाइप कितने होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज। जो सूक्ष्म काय होती हैं जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं। सूक्ष्म काय 3 प्रकार की होती हैं या 3 भागों में बांटते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1 नंबर पे आता है स्फेरोजोम, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पे आता है स्फेरोजोम्स, हिंदी में स्फेरोजोम लिखा जाएगा, स्फेरोसोम्स लिखा जाएगा। 2 नंबर पे आती है, उन्हें बोलते हैं ग्लाइक्सोजोम्स, ग्लाइक्सोजोम्स, स्फेरोजोम्स। नंबर 2 पे आती हैं ग्लाइक्सोजोम्स, हिंदी में लिखिएगा ग्लाइक्सोसोम, ग्लाइक्सोसोम, सोम्स एस लगा दो ना, सोम्स। और 3 नंबर पे आती हैं, वो आती हैं परऑक्सीजोम्स, परऑक्सीजोम्स, और हिंदी में लिखा जाएगा परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम्स। ये 3 टाइप की माइक्रोबॉडीज होती हैं जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। अब इनमें से कुछ प्लांट में होती हैं, सिर्फ कुछ एनिमल में होती है, वही तो हमें पढ़ना है। मैम सेल्यूलोज क्या है? राजू, सेल्यूलोज इज ए पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है जो ग्लूकोज की n नंबर ऑफ यूनिट से बनी हुई होती है। आगे आएगा ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो माइक्रोबॉडीज 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी लिख लीजिएगा। माइक्रोबॉडीज, स्पेलिंग गलत हो गया ना, माइक्रोबॉडीज लिखो, बॉडीज, सूक्ष्म काय 3 टाइप के होते हैं, स्फेरोजोम, ग्लाइक्सोजोम, परऑक्सीजोम। सबसे पहला इनकी डिस्कवरी से क्वेश्चन आता है बच्चा कि किसने स्फेरोजोम की खोज किसने की थी, ऐसे ही पूछता है ग्लाइक्सोजोम की डिस्कवरी किसने की थी।
3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहां से। इसकी डिस्कवरी की थी पर्नर नाम के साइंटिस्ट ने। पर्नर नाम के साइंटिस्ट ने इन स्फेरोजोम के बारे में बताया था। ये स्फेरोजोम याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। इट इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल। ये कौन सी कोशिकाओं में देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। हम लोगों में ये स्ट्रक्चर नहीं होती है, हमारी कोशिकाओं में स्फेरोजोम नहीं होता है बच्चा। तो पहला पॉइंट तो यही नोट कर लो कि इट इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं, हमारी सेल्स में नहीं होती है। अब ये काम क्या करती हैं वो सुनो, इनका फंक्शन क्या है बच्चा? ये काम करती हैं सेल्यूलर डाइजेशन का, कोशिकीय पाचन का। जब कभी भी किसी प्लांट की सेल के अंदर कोई भी बड़ा सा टॉक्सिक कंपाउंड आ गया या कोई हानिकारक मॉलिक्यूल आ गया, उसको डिग्रेड कर देना, उसका ब्रेकडाउन कर देना, कोशिकीय पाचन का काम करते हैं। याद करो हमारी सेल में इंट्रासेलुलर डाइजेशन या सेलुलर डाइजेशन किसने किया था? लाइसोसोम ने किया था। मैंने बताया था ना, लाइसोसोम एक बैग है जिस बैग के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करते हैं, जब भी हमारी सेल के अंदर कोई बड़ा सा न्यूट्रिएंट आ जाता है उसका ब्रेकडाउन करते हैं, या कोई हार्मफुल टॉक्सिक कंपाउंड आ गया उसको तोड़ देंगे ताकि वो हमारी कोशिका को नुकसान ना पहुंचाए। ये एक बैग है जिसके अंदर हम डस्टबिन की तरह हम इसे हमारी सेल्स यूज में लेती हैं, कुछ भी खराब चीज आई उस डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। और मैंने पढ़ाया था लाइसोसोम्स आर रेयर इन प्लांट सेल, लेकिन हमारी सेल में हमेशा है। तो भैया हमारी सेल में तो लाइसोसोम यही तो काम कर रहा है, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम कभी कभी होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में लाइसोसोम की जगह किसको दे दिया? स्फेरोजोम को दे दिया। इसीलिए इसे प्लांट सेल का लाइसोसोम भी कहा जाता है। प्लांट सेल का लाइसोसोम किसे कहा जाता है? आप बताएंगे स्फेरोजोम को कहा जाता है, क्योंकि भैया हमारे पास तो लाइसोसोम है ये काम करवाने के लिए, तो हमें क्या जरूरत है स्फेरोजोम की? मुझे नहीं लगता हमें कोई जरूरत है। बताओ जरूरत है हमें इसकी? नहीं है इसकी जरूरत। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार की सेल्स में होती है? प्लांट सेल में। तो भैया प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस और हो गया। इसका डिफरेंस हो गया कि भाई प्लांट सेल में स्फेरोजोम पाई जाती हैं जबकि एनिमल सेल में स्फेरोजोम नहीं होती हैं। तो जहां पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस लिखे थे वहां पर ये नोट डाउन कर देना। पॉइंट क्लियर है? क्या काम करेंगे? सेलुलर डाइजेशन का, कोशिकीय पाचन का। इसे क्या कहते हैं? पादप कोशिका का लाइसोसोम। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल। अब आते हैं ग्लाइक्सोसोम। नेक्स्ट, जब बात करते हैं ग्लाइक्सोसोम की डिस्कवरी किसने की, और आपको मैं यहां पर बता देना चाहती हूं ग्लाइक्सोसोम भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। इसकी डिस्कवरी की गई थी बीव्स नाम के साइंटिस्ट द्वारा। बीव्स नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी, और ये भी सिर्फ किस में होती हैं? इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इट इज ओनली फाउंड इन या ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये भी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती हैं। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं, पादप कोशिका में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछे एनिमल सेल में क्या ग्लाइक्सोसोम होता है, आप बताओगे नहीं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में ये स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है ग्लाइक्सोसोम वाली। क्या काम करती हैं? इनका फंक्शन क्या है? इनका काम होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, हिंदी वाले लिखेंगे वसा का ऑक्सीकरण। वसा का बीटा ऑक्सीकरण करती है, वसा का बीटा ऑक्सीकरण करती है। अब ये वसा का बीटा ऑक्सीकरण क्या होता है वो सुनो। जब कभी भी प्लांट सेल के अंदर फैट ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है? फैट ज्यादा हो जाती है। सुनिएगा ध्यान से, फैट ज्यादा हो जाती है तो उस फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। जब पादप कोशिकाओं के पास वसा ज्यादा हो जाती है तो उस वसा को शर्करा में बदलने का काम किसका होता है? ग्लाइक्सोसोम का होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हमारी सेल में क्यों नहीं है? भैया हमारी सेल में यह काम करवाने के लिए हमारे भगवान ने हार्मोन दिए, हमें हार्मोन दिया भगवान ने ये काम करवाने के लिए, तो हमें कोई ग्लाइक्सोसोम की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं है? हमें भगवान ने लाइसोसोम दिए हैं, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात?
तो स्फेरोसोम वो माइक्रोबॉडीज हैं जो प्लांट सेल में बनती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडीज के टूटने से। और क्या काम करती हैं? जो हमारे लाइसोसोम काम करते हैं। क्या काम? कोशिकीय पाचन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन या सेलुलर डाइजेशन। दूसरा ग्लाइकोसोम, ये भी प्लांट सेल में पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। और क्या काम करती हैं? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, बीटा ऑक्सीकरण करती हैं वसा का। बीटा ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? जब कभी भी प्लांट के अंदर फैट ज्यादा हो जाती है तो उस ज्यादा फैट को शर्करा में बदलने का काम। और इस शर्करा से फिर प्लांट क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। तो भैया हमारे बॉडी में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये एक रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास हार्मोन नाम की चीज है। हार्मोन प्लांट में भी होते हैं, लेकिन प्लांट में ये वाला हार्मोन नहीं होता, ये केमिकल रिएक्शन करवाने वाला हार्मोन नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा माइक्रोबॉडी होता है बच्चा पेरोक्सिसोम। 3 नंबर पे कौन सा आता है? पेरोक्सिसोम। तो इसे थोड़ा सा यहां लिख लो, ये दो तो आपको याद हो गए, स्फेरोसोम, ग्लाइकोसोम, पेरोक्सिसोम, यहां लिख लो। इसके फंक्शन और इसके बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की? पेरोक्सिसोम की खोज की थी रोडिन नाम के साइंटिस्ट ने। RHODIN, रोडिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। और बच्चा ये जो पेरोक्सिसोम है ये दोनों टाइप की सेल में होती हैं। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एज वेल एज एनिमल सेल। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। तो नोट डाउन करो, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। जबकि ये दोनों पहले किस में थी? प्लांट सेल में थी ओनली। पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती हैं, दोनों में पाई जाती हैं। काम क्या होता है? फंक्शन, इनका जो फंक्शन होता है वो दोनों टाइप की सेल के लिए जरूरी होता है। तो लिखिएगा, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, इनटू अमीनो एसिड्स। ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करती हैं। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा, ये प्रोटीन को किसमें? अमीनो अम्ल में बदलने का काम करती हैं। या कोई बड़ा अमीनो अम्ल है उसको सिंपल अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। 2 फंक्शन हैं। आप जानते हैं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है। अगर नहीं जानते हैं तो आज से जानना शुरू कर दीजिए कि प्रोटीन जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे आप बताएंगे, आप क्या बताएंगे बच्चा? हम सबके लगाने कल 5 बजे गौतम सर। आप बताएंगे कि जो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जब वो जुड़ते हैं तो बड़ा सा मॉलिक्यूल प्रोटीन बनता है। या मैं यूं कहूं, देखो, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल प्रोटीन बना। या मैं यूं कहूं, इस बड़े से मॉलिक्यूल को तोड़ूंगी तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ठीक वैसे ही जैसे हम छोटी छोटी बूंदी होते हैं तो बूंदियों को ऐसे जोड़ के एक लड्डू बनाते हैं। लड्डू को तोड़ा तो बूंदी बिखर गई। तो बच्चा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत छोटी छोटी जो इकाइयां होती हैं अमीनो एसिड की, उसी से प्रोटीन बनता है। तो अगर आपको इस प्रोटीन को वापस किस में तोड़ना है? अमीनो एसिड में तोड़ना है। तो किसकी हेल्प से तोड़वाओगे? पेरोक्सिसोम को। तो इसका काम क्या है? इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। या दूसरा काम लिखो, कोई लार्जर अमीनो एसिड है, कोई बड़ा अमीनो एसिड है और उस अमीनो एसिड को सिंपलर फॉर्म में लाना है, सिंपल बनाना है ना। तो कोई कॉम्प्लेक्स जटिल अमीनो अम्ल है उसको सिंपलर अमीनो एसिड में लाना है। तो उसे बच्चा काम कौन करेगा? ये काम आपका पेरोक्सिसोम का होता है। तो आप क्या लिखोगे? ये बड़े प्रोटीन को छोटे अमीनो एसिड की इकाइयों में बदलने का काम करता है। दूसरा, ये बड़े अमीनो एसिड को छोटे अमीनो मतलब सरल अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। जैसे आप पढ़ोगे आगे, आपको मैं पढ़ाऊंगी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है। यह आया था एसएससी जीडी के एग्जाम में इसी साल कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है। सबसे सरल अमीनो अम्ल ग्लाइसिन ऑप्शन था, वो सही करके आना था आपको। ग्लाइसिन सबसे छोटा, मिथियोनिन, ग्लाइसिन, ये सब होते हैं बच्चा सबसे छोटे अमीनो एसिड। आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं।
आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी। तो ये 3 टाइप की माइक्रोबॉडीज होती हैं, हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज के टूटने से मिलती हैं। एक तो साइटोस्केलेटन बना देती हैं, हमारे कोशिका का ढांचा है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। दूसरा बच्चा, इनका अलग अलग फंक्शन है, इन फंक्शन के आधार पर इनको बांट दिया है। सबसे पहला 1 नंबर पे स्फेरोसोम और ग्लाइक्सोसोम, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। काम क्या होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये वाली दोनों में होती हैं प्रोक्सिसोम। काम क्या होता है, तो बच्चा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, किसको, एक बड़े प्रोटीन को या एक बड़े अमीनो एसिड को। तो ये आपकी माइक्रोबॉडीज हैं। और इसी के साथ हमारा जो सेल ऑर्गेनेली वाला चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चा। इसी के साथ ये सब आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको सेल ऑर्गेनेलीज आपको बहुत अच्छे से, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, आप बताते जाना ये किस किस का इमेज है। पढ़ा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER SER, नेक्स्ट लाइसोसोम सुसाइडल बैग, एटम बॉम्ब, है ना। अगला ये प्लास्टिड पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में है, क्लोरोप्लास्ट। थैलेकोइड बताया था यहाँ पे। ये वैक्यूल पढ़ाया था, प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। क्रोमोसोम पढ़ाया था ना कि DNA की ऐसे पैकेजिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो बच्चा इस तरीके के क्रोमोसोम बनते हैं। और ये क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आप बताएंगे बच्चा क्रोमोसोम 23 जोड़ी होते हैं हमारे बॉडी में, 2 टाइप के होते हैं। और DNA के इतने से सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। ये बेस पेयर किसके थे, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर। DNA में ATCG, RNA में AUCG, ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूं आपको, ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूं आपको। अब बताओ आप व्हाइट बोर्ड यूज करूं, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा अच्छा लगता है बच्चा। और ये भी बताया था ना, याद करो, DNA से RNA बनना पढ़ाया था ना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उल्टा करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये चीज बताई थी मैंने आपको। और फिर इस RNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। देखो बच्चा, ये DNA था, इस DNA से RNA बन गया, ये देखो सिंगल हेलिक्स, ये RNA बन गया। RNA से प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन की यूनिट्स बहुत सारी। हाँ बच्चा सुरेश, वो भी सॉलिड पार्ट में ही आएगा, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको सेल डिवीजन, इस प्रकार से सेल डिवाइड होती है। पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया था कि थोड़ा बहुत, कि जनरल एक आइडिया ले लो इनके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में। चलो फिर चलते हैं। अब हमारा क्लियर नहीं दिखता है आपको ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड रखूं। व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में, चलो आप कहते हो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना ऑकवर्ड सा लगता है। लेकिन आप कहते हो तो भैया पढ़ाना तो पड़ेगा। अब आप लोगों की चलेगी। व्हाइट बोर्ड पे ना मेरे पास कलर ऑप्शन बहुत कम होते हैं बच्चा, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड नहीं रखती हूँ। अब अगर आप कहते हो तो फिर भाई कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड। कैसा व्हाइट रखें, रुको, चलो ये कर लें फिर व्हाइट बोर्ड। चलो भाई, चलो फिर आप दोगे हेडिंग आप सेल डिवीजन। किस तरीके से, बहुत सालों बाद व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, सालों बाद तो नहीं, मतलब महीने हो गए हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़ाने में। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, है ना, किस तरीके से एक सेल डिवाइड होती है, लिखिएगा हिंदी में कोशिका विभाजन। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही साइटोलॉजी के बताया था कि एक सेल से ही अनेकों सेल बनती हैं, पढ़ाया था ना। अब देखो मेरे पास कलर चॉइस नहीं है, बहुत सोच समझ के कलर चूज करने पड़ेंगे। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले सेल बनती है, एक सेल से अनेकों सेल बनती हैं। इस तरीके से अनेकों सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू से फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से एक लिविंग बॉडी बनता है। बताओ ये चीज पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? यस मैम, बिल्कुल आपने पढ़ाई थी, राइट, पढ़ाई थी ना। तो बच्चा ये बताओ, अगर ये सेल डिवाइड नहीं होती तो क्या टिश्यू बनता
बनते, क्या उत्तक बनते, और उत्तक नहीं बनते तो क्या ऑर्गन बनते, ऑर्गन नहीं बनते तो क्या ऑर्गन सिस्टम बनता, तो क्या लिविंग बॉडी बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। अब चेंज करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं इस पे। इसीलिए बच्चा मैं व्हाइट बोर्ड नहीं रखती हूँ, कुछ नहीं दिखता व्हाइट बोर्ड पे, इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड कर देती हूँ, है ना। थोड़ा सा ब्राइटनेस का इश्यू आ जाता है, थोड़ा मैं कैमरे की सेटिंग चेंज करवा लूँ, 1-2 दिन रुकिएगा, उसके बाद मैं आपका व्हाइट बोर्ड कर लूंगी ना, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी किसी बच्चे को मे बी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, बच्चा उसे ना दिखे, है ना। कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। अभी ब्लैक पे पढ़ लो, 1-2 दिन में कैमरे की सेटिंग चेंज करवा के फिर व्हाइट पे करवा दूंगी, डोंट वरी ना। चलो सुनिए, क्या होता है, एक सेल से अनेकों सेल बने, तो अगर सेल नहीं बनता तो क्या टिश्यू बनता, टिश्यू नहीं बनता तो क्या बच्चा ऑर्गन्स बनते, नहीं बनते। तो ये बताओ कि ये सेल अपने आप को डिवाइड करके ये अनेकों सेल बना रही हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवाइड होता है उसी प्रोसेस को सेल डिवीजन, उसी को क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो क्या टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, आपके हाथ, कान, नाक, पैर, गला, लीवर, पेनक्रियाज, हार्ट, ये सब बनते नहीं। इसका मतलब मैम हमारे बॉडी की जो ग्रोथ हुई है और जो डेवलपमेंट हुआ है, जो वृद्धि और विकास हुआ है, वो किसकी हेल्प से हुआ है, सेल डिवीजन की हेल्प से। सेल डिवीजन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल का मतलब है हमारी सेल्स में होने वाली जैविक प्रक्रिया, सेल्स के अंदर होती है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में कुछ नहीं भैया, एक सेल डिवाइड होती है इस तरीके से, 1 से 2 बनी, फिर ये 2 डिवाइड होंगी आगे, फिर ये डिवाइड होंगी भैया, और ये डिवाइड होगी, फिर आगे ये डिवाइड होगी। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन चलती जाती है हमारे सेल्स के अंदर। जिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो रही है उसी प्रोसेस को सेल डिवीजन, उसी को कोशिका विभाजन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहा जाता है। क्यों जरूरी है, अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो भैया ना टिश्यू बनते, ना ऑर्गन सिस्टम, ना लिविंग बॉडी। इसका मतलब हमारे शरीर की जो ग्रोथ हुई है एंड हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो वृद्धि और विकास हुआ है, वो किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, वो जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हुआ है उसी को सेल डिवीजन बोला है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता ना तो आप बस यही बन के रह जाते, आप ऐसे जाइगोट ही पड़े रहते, आप में टिश्यू ऑर्गन नहीं बनते। धन्यवाद को भगवान को जो आपके अंदर सेल डिवीजन करवाया है ना, नहीं तो बैक्टीरिया बन के रह जाते। बैक्टीरिया में सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए बैक्टीरिया का बॉडी सेलुलर लेवल है, एक सेल बना वही उसका शरीर है बेचारे का। चलो, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने का काम कौन करता है, सेल डिवीजन करता है। इसके अलावा आपको कहीं चोट लग गई, भाई चोट लगती है, ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जिसे आज तक चोट नहीं लगी हो। चोट लगी, घाव पड़ गया, कुछ दिनों के बाद देखा वो घाव भर गया। भाई जहां चोट लगती है उस हिस्से की सेल्स मर जाती हैं, अब नई सेल वापस कहां से आई, घाव कैसे भरा, वहां पे सेल डिवीजन हुआ। तो वाउंड हीलिंग, घाव भरने के लिए भी सेल डिवीजन करवाना है ना। कहीं पर भी वुंड पड़ गया, बोला तो घाव पड़ गया, तो उस घाव को भरता कौन है, घाव को भरने में सेल्स हेल्प करती हैं, बोले तो रिकवरी करने में, मरम्मत करने में, है ना, मरम्मत करने में, समझ रहे हैं आप। तो जिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल अनेकों सेल में डिवाइड होकर हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाती है या हमारे शरीर में घाव भरती है, उसी को सेल डिवीजन कहा जाता है। अब 2 बातें याद रखना, ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड होता है, जो सेल डिवाइड होता है उसे पेरेंट सेल कहा जाता है। हिंदी में इसे मातृ या पितृ कोशिका कहा जाता है। जो सेल डिवाइड होती है, मतलब जो अपने आप को डिवाइड करती है, उसे पेरेंट सेल कहते हैं। ये मैच्योर हो गई, कोई नया सेल बना है वो थोड़ी डिवाइड होगा, जो बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, जो पेरेंट्स हो गए, है ना, उनको बोलते हैं पेरेंट सेल। और जो डिवाइड होकर नई बनती हैं, ऐसे इस सेल से ये 2 नई बनी हैं, इसे कहेंगे बच्चा डॉटर सेल। इसे क्या बोलेंगे, डॉटर सेल, डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिका।
अब कुछ कहेंगे मैम पुत्र कोशिका क्यों नहीं बोल सकते, भाई वो तो मैं क्या बताऊं, अब क्यों नहीं बोल सकते, है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है, मतलब ये पुरानी होगी, ये ओल्ड होगी, पुरानी कोशिका होगी, उसे पेरेंट सेल बोलते हैं। और जो डिवाइड करके बनती है नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं, डॉटर सेल या पुत्री कोशिका। तो ये क्या है, डॉटर सेल्स क्या हैं, न्यू सेल्स हैं। तो ओल्ड सेल से ही नई सेल्स बनती हैं। यही तो मैंने सेल थ्योरी में एक पॉइंट बताया था आपको, क्या कहा था, ओमनी सेलुला ए सेलुला, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनती हैं, यही तो कहा था मैंने, है ना। नहीं बच्चा आज से ही पढ़ लो पवन, कोई बात नहीं है, बस आज और एक क्लास के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चा। तो पेरेंट सेल से ही डॉटर सेल बनती है, और जिस प्रोसेस के थ्रू बनती है उसे सेल डिवीजन, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। अब बात आती है कि ये सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, सेल डिवीजन होता कितने टाइप का है। तो सेल डिवीजन 3 टाइप का होता है, लिखिएगा, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं, नाम लिखो। सबसे पहला आता है एमाइटोसिस, नंबर 1 पे आता है एमाइटोसिस, हिंदी में बोलते हैं असूत्री विभाजन। हिंदी से बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अब। दूसरा होता है माइटोसिस, जिसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, आगे लिख लो विभाजन। और 3 नंबर पे आता है मियोसिस, MEIO, मियोसिस, हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। 3 टाइप का सेल डिवीजन होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब एमाइटोसिस क्या होता है वो सुनो, नाम हिंदी के नाम से सुनो, एमाइटोसिस हिंदी के नाम से सुनो, असूत्री विभाजन। भाई एक बात बताओ बच्चों लोगों, बच्चा पार्टी एक बात बताओ, ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, पढ़ा चुकी हूं ना, गुणसूत्र होते हैं ना। अब ये बताओ अगर मैं इस सेल को डिवाइड करूंगी इस तरीके से, तो सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, भाई सेल का न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, क्रोमोसोम का भी डिवीजन होगा, बिल्कुल होगा। भाई जब कोई सेल डिवाइड करती है तो उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और उसके क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। अब नाम से क्लियर है, असूत्री विभाजन, वो विभाजन जिसमें कोई क्रोमोसोम का डिवीजन ही नहीं हुआ। कोई चीज ऐसी थी जब उसने जन्म लिया तब भी ऐसी थी और मरी तब भी ऐसी थी, उसके अंदर ना टिश्यू बने, ना ऑर्गन बना, ना ऑर्गन सिस्टम बना, कुछ नहीं बना, ऐसे ही एक सेल पड़ा रह गया। इस सेल ने आगे डिवाइड ही नहीं किया, ना इसके क्रोमोसोम में डिवीजन हुआ, ना ही उसके न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ। तो इस टाइप के डिवीजन को एमाइटोसिस डिवीजन कहते हैं। एमाइटोसिस डिवीजन वो होता है जहां पर नो सेल डिवीजन, कोई भी किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता, किसी भी सेल ने डिवाइड ही नहीं किया। इस तरीके से एक सेल पड़ा है और इसका बॉडी सेल्यूलर लेवल पे है। सेल्यूलर लेवल का मतलब है कोशिकीय स्तर पे है। भाई सेल बना और सेल ही पड़ा है बेचारे का, जब जन्म लिया तब भी सेल था, जब मरा तब भी बेचारा सेल में ही मर गया। उसमें ना उत्तक बने, ना अंग बने, ना अंग तंत्र बना, कोई बॉडी है ही नहीं। ये सेल है, इसको बॉडी बोल लो इसका, है ना। तो इसमें ना ही तो कोशिका विभाजन हुआ और दूसरा लिख दो नो क्रोमोसोमल डिवीजन। भाई जब सेल ने डिवाइड नहीं किया तो क्रोमोसोम कहां से डिवाइड हो जाएंगे, तो नो क्रोमोसोमल डिवीजन। ना ही गुणसूत्रों का विभाजन हुआ, ना ही गुणसूत्रों का विभाजन हुआ, गुणसूत्रों का विभाजन। तो ऐसा सेल डिवीजन जिसमें ना कोई कोशिका विभाजित हुई, ना कोई क्रोमोसोम का विभाजन हुआ, है ना, उसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। और बच्चा ये किस में देखा जाता है, ये बैक्टीरिया में देखा जाता है, ये जीवाणुओं में देखा जाता है। किस में देखा जाता है, बैक्टीरिया में। इसका मतलब मैम बैक्टीरिया जब बना होगा तब भी ऐसा दिखता नहीं है, मैं बोल रही हूं, मान लो ऐसा दिखा बैक्टीरिया, जब मरा तब भी कैसा, ऐसा। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा जब जन्म हुआ था तो तुम ऐसे थे जैसे आज हो? अरे इतने से थे, इतने से हाथ थे,
इतने से पांव थे, इतने छोटे छोटे, आज देखो इतना बड़ा हाथ हो गया, इतना बड़ा पांव हो गया, इतने बड़े आपकी हाइट होगी। कोडिंग करनी है क्या आपको? तो हमारा जब जन्म हुआ था तब तो हम ऐसे नहीं थे भैया। क्यों? क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ तब हमारे अंदर सेल्स कम होंगी, लेकिन धीरे 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 वो सेल्स डिवाइड होती गई, बहुत 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 बहुत, आज आप इतने बड़े बन गए। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, मतलब इसमें ना सेल का डिवीजन हुआ ना ही क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ। तो बैक्टीरिया ऐसा था, ऐसा ही मर गया। मतलब इसका बॉडी लेवल कैसा है? सेल्यूलर लेवल का है, कोशिकीय स्तर का है। क्या इसमें टिश्यू बने? नहीं। क्या इसमें ऑर्गन बने? नहीं। ऐसा ही बच्चा, एग्जाम्पल बताती हूं आपको, अमीबा। अमीबा इसी का एग्जाम्पल होता है अमोइबा, जिसको इंग्लिश में अमोइबा और हिंदी में अमीबा कहा जाता है। अमीबा में भी कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। अमीबा बेचारा ऐसा था और ऐसा ही पड़ा है, इसके अंदर सेल ही है, एक सेल बना बेचारा अमीबा, इसी को आप इसका बॉडी बोल दो। इसी से खाना खाता है, इसी से सांस लेता है, इसी से डाइजेशन करवाता है, सब कुछ इसी से करवाता है। इसीलिए तो अमीबा अपना आकार बदल सकता है। अमीबा कभी ऐसा रहता है, कभी ऐसा रहता है, कभी ऐसा रहता है। एक सेल है, उसे कैसे फोल्ड कर लेगा? अब मैं थोड़ी ना अपना आकार बदल लूंगी कि आज मैं माइकल जैक्सन से लग रही हूं, कल मैं इमरान हाशमी जैसी लगने लग जाऊं। ऐसा होता है क्या? नहीं भैया, है ना। क्योंकि हम लोगों का लेवल जो है वो है ऑर्गन लेवल, हम में ऑर्गन बन चुके हैं, हमारे अंदर सेल डिवीजन हुआ है, लेकिन इसके अंदर बेचारे के अंदर कुछ नहीं हुआ। तो बैक्टीरिया के अंदर कोई भी किसी प्रकार का क्रोमोसोमल डिवीजन नहीं है, किसी प्रकार का न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ उसकी सेल का। खैर बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वैसे भी पढ़ा चुकी हूं, है ना। तो समझिएगा बच्चा। और एक बात और आती है, बैक्टीरिया की सेल में कितने क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम होता है, एक गुणसूत्र। एक जोड़ी मत कर देना, सिंगल वन 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 वन, एक, मैंने पेयर नहीं लिखा है। जीवाणुओं की कोशिका में एक क्रोमोसोम होता है, एक गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी नहीं, एक क्रोमोसोम। अब डिवाइड करने के लिए तो दो तो चाहिए कम से कम, जोड़ी तो चाहिए। इसको कहां से डिवाइड करोगे? इसको तोड़ोगे क्या बीच में से, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है। एमाइटोसिस सेल डिवीजन किसमें होता है? लोअर क्लास के एनिमल। लोअर क्लास के एनिमल होते हैं निम्न स्तर के जीव जंतु, जो हमसे नीचे हैं। अब हमसे नीचे पैसे में नीचे नहीं है, पढ़ाई में नीचे नहीं है, हमसे नीचे मतलब बेचारे का बॉडी लेवल सिर्फ सेलुलर लेवल रह गया। हम लोग हायर क्लास के एनिमल हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल है, हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है, हमारे अंदर टिश्यू ऑर्गन सब बना है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर एक तो प्रोकैरियोटिक सेल दे दिया आपने, जो इमेच्योर सेल थी वो दे दी, ऊपर से उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं करवाया। तो इसीलिए ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लोअर क्लास एनिमल होते हैं, वो निम्न वर्ग के जीव जंतु होते हैं, लेकिन लिविंग है। लिविंग क्यों है? क्योंकि अंदर सेल है। और सेल थ्योरी क्या कहती है? लिविंग वही है जिसके अंदर सेल है, भले ही एक सेल है लेकिन है तो सही ना। बात करनी थी। सेल होते ही इसे क्या कहना पड़ेगा? लिविंग तो कहना पड़ेगा, इसे सजीव तो कहना पड़ेगा। लेकिन बात वो अलग है कि भैया इसके अंदर एक ही सेल है। हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल है, नाक वाली अलग है, आंख वाली अलग है, बालों वाली अलग है, नाखून वाली अलग है, लिवर वाली अलग है, ब्रेन वाली अलग है। बिकॉज हम लोग होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुत सारे टाइप की, सबका अलग अलग काम। क्या मेरी नाक वाली का काम आंख वाली से मिलता है? नहीं, आंख वाली का देखने का काम है, नाक वाली का स्मेल करने का काम है। तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम बहुकोशिकीय जीव होते हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने हमें टिश्यू ऑर्गन सब दिया है। जबकि इनके अंदर, बेचारों के अंदर एमाइटोसिस सेल डिवीजन वो होता है जिसके अंदर कोई भी क्रोमोसोमल डिवीजन नहीं होता, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। और ये बैक्टीरिया में होता है, ये अमीबा में होता है। जैसा रहता है अमीबा वैसा ही मर जाता है बेचारा, एक ही सेल रहता है। इसका बॉडी लेवल सेलुलर लेवल है और इसमें क्रोमोसोम सिंगल है। क्रोमोसोमल डिवीजन करवाना है तो एटलीस्ट एक जोड़ा क्रोमोसोम तो लाओ, तभी तो आधे आधे रहेंगे या बराबर रहेंगे। अब तुम्हारे पास तो एक है, तुम कहां से करवाओगे? तो ये किस में होता है? ये लोअर क्लास एनिमल्स में होता है। ये एमाइटोसिस सेल डिवीजन बोले तो एसूत्री विभाजन। एसूत्री विभाजन किस में होता है? लोअर क्लास एनिमल्स में होता है। पॉइंट मेरा क्लियर हुआ या नहीं?
अब बात करते हैं बाकी के दो, माइटोसिस और मियोसिस। ये होते हैं हम लोगों में और प्लांट्स में। ये हायर क्लास के एनिमल्स में होते हैं, वो ये दो टाइप के होते हैं। तो अक्सर कुछ बुक्स वाले तो माइटोसिस लिखते ही नहीं है, तो मैंने बता दिया आपको कि ऐसा कुछ होता है ना। तो हमारी बॉडी में या तो ये होगा या ये, हमारे बॉडी में दोनों ही होते हैं, बिकॉज दो अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, सोमेटिक सेल्स, एक गैमेट सेल्स होती है। तो ये हायर क्लास के एनिमल्स में अगर पूछ ले कौन से टाइप का सेल डिवीजन होता है, तो बताओ किसी भाई बंधु को दिक्कत होगी बताने में? उच्च वर्ग के जीव जंतुओं में आप बताएंगे माइटोसिस और मियोसिस होता है। हिंदी का नाम पढ़ो, समसूत्री समान गुणसूत्र, अर्धसूत्री आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। इस सेल डिवीजन में जो सेल बनेंगी उसमें क्रोमोसोम का नंबर बराबर यहां आधा रहता है। तो ये समसूत्री और अर्धसूत्री या माइटोसिस और मियोसिस हमारी सेल्स में होता है, बोले तो ह्यूमन सेल्स में या प्लांट सेल्स में ये होते हैं, हायर क्लास के एनिमल्स में होते हैं। बैक्टीरिया हमसे नीचे हैं इसलिए नीचे हैं। अब ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है बच्चा, बस आज थोड़ा मैं आपको 10 मिनट पहले छोड़ रही हूँ, बिकॉज इसको कल से पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगी तो कंप्लीट होगा नहीं, और बीच में छोड़ देंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। मजा इन द सेंस आप बोलोगे मैम पढ़ाई में कैसा मजा? पढ़ाई में मजा, जीवन में जो काम करो उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ करो, हमेशा जो भी काम करो। मैम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है कोशिका? बच्चा ये ब्लड वाले चैप्टर में करवाएंगे। आरबीसी होती है मिलियंस में, डब्ल्यूबीसी होती है हजारों में। ठीक है सुरेंद्र? हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है अंकित। ह्यूमन में मियोसिस होता है, धीरज क्यों नहीं होता? हमारी गैमेट सेल में मियोसिस होता है। स्पर्म शुक्राणु कोशिका में पढ़ाना, कल की क्लास में समझ में आ जाएगा आपको। मैम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइटोलॉजी वाला बनाया था, बन गया मेरे से। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया।